सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम आए हैं आपके लिए क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2, इट्स एसिड बेसिस ऑन सॉल्ट, राइट। तो बच्चा लोग, आप लोग जब पढ़ते हो एसिड बेस और सॉल्ट तो कैसे डिफाइन करते हो? 9th क्लास में हम अर्ली स्टडी कर चुके हैं। हम छोटे बचपन यानी 6th 7th 8th में हमारा चैप्टर आता है। कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीजें हम एसिड और बेस और सॉल्ट की पढ़ते रहते हैं। अब हम क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं कि जो भी चीजें हमें खट्टी खट्टी सी लगेंगी तो यानी एसिड जो होते हैं वो सोर इन टेस्ट होते हैं। अब जो चीज हमें कड़वी लगेगी दैट इज बिटर इन टेस्ट में क्या होगा? सॉल्ट होंगे, ठीक है। और जब बात करके नलीफाइड हमें कोई टेस्ट नहीं आ रहा है तो हम सॉल्ट की बात करते हैं। पर यहाँ पर आज हम बहुत अच्छी तरीके से स्टडी करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे और बहुत सारी चीजों को पढ़ेंगे। तो बच्चा लोग एक दो बार करके रेडी हो जाओ। ये अब हमने यहाँ पर बात करी एसिड कैसे है, सॉल्ट कैसे है और बेसिस कैसे। पहले हम एसिड और बेस के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम ये बात करेंगे कि हमारे सॉल्ट कैसे बनते हैं। तो अभी हमारे चैप्टर का स्टार्टिंग है ना, इट इज जस्ट ओनली द एसिड्स। तो एसिड्स की कुछ क्वालिटीज होती है विच आई हैव जस्ट डिफाइंड द बोर्ड। एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, खाने में कैसे होते हैं? खट्टे से लगते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम ऑरेंज ले ले या हम मौसमी जो आती है वो ले ले या कोई भी ऐसी खट्टी चीज, हम इमली ले सकते हैं। तो वो क्या होता है, उसमें एसिड होगा तो सोर इन टेस्ट होते हैं। और इनकी एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है कि अगर हमें ये ट्रांस करना होता है वेदर इट्स चेंज करते हैं ब्लू लिटमस को रेड में, एक बहुत बड़ी इनकी क्वालिटी है। तो ये चीज को याद करिएगा, ऑलवेज रिमेम्बर। क्योंकि जब मैं छोटी थी ना और जब टीचर्स हमें बताते थे तो बार बार ऐसा होता था कि ब्लू लिटमस टू रेड, रेड लिटमस टू ब्लू। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता था किस चीज में, कि कौन रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है, कौन ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर रहा है। तो यहाँ एक एक नोट में आपको इसीलिए बना रही हूँ, ये बहुत जरूरी है कि अभी से बाद में भी जब आप लेबोरेटरी में वर्क करते हो, लैब में करोगे, तो आपको बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स दिए जाएंगे जिसमें हम लोग खुद पता है बुक्स देखते हैं। तो आपको बच्चा लोग बहुत ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी बात है कि हमेशा याद रखिए, जो एसिड होता है ना वो हमेशा ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। यानी रेड मेरा बहुत फेवरेट कलर है, तो ब्लू टू रेड वो कौन करता है? उसकी क्वालिटी किसकी होती है? एसिड की होती है। लिटमस पेपर को, जैसे हमने लिटमस पेपर लिया, एक स्ट्रिप आती है लिटमस पेपर की, वो हमने अगर वो ब्लू कलर की स्ट्रिप है उसको हमने जिस सॉल्यूशन में डाला, अगर वो ब्लू रेड में कन्वर्ट हो रहा है तो ये जो हमारा हमने जो लिया है वो क्या है? एसिड है। और अगर वो जो आपका ब्लू पेपर रेड में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो एसिड क्या है? जब कन्वर्ट ही नहीं कर रहा है तो एसिड नहीं है। तो यहां पर याद रखना है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है एसिड। बिल्कुल सेम टू सेम नेक्स्ट है। वेयर एज बेसिस जो होते हैं वो बिटर इन टेस्ट होते हैं, बहुत कड़वे से होते हैं, राइट। अब कड़वे होते हैं, स्लीपरी होते हैं। जैसे आप हाथ लगाओगे ना, जैसे सोप, अगर हम एग्जाम्पल लें, घर में एक डेली का एग्जाम्पल है, सोप को लेंगे तो सोप कैसा होता है? स्लीपरी सा होता है, बिल्कुल ना, बिल्कुल चिकना चिकना सा होता है। टेस्ट मत करना उसका कभी, लेकिन हाँ वो बिटर इन टेस्ट होता है। और वो क्या करता है, उसकी क्वालिटी होती है कि वो लिटमस पेपर को रेड टू ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, राइट। अब यहाँ पर बात आती है कि मैम आपने इतना लिटमस 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 कहकर हमें बिल्कुल पका दिया है मैम ने, तो लिटमस क्या होता है? तो लिटमस पेपर क्या होता है? लिटमस पेपर जो होता है एक इंडिकेटर होता है, इट्स अ नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है। ये नेचुरल इंडिकेटर हमें मिलता कहाँ से है? ये हमें मिलता है लाइकेन से, जो थैलोफाइटा ग्रुप का है। लाइकेन से ये हमें मिलता है, जो आपका लिटमस पेपर होता है ये लाइकेन से हमें मिलेगा। और लाइकेन से मिलने के बाद ये आपका एसिड बेस इंडिकेटर होता है। यानी इसकी दो स्ट्रिप आती हैं, वो दो स्ट्रिप जो होती हैं, एक स्ट्रिप आपकी ब्लू कलर की है, एक स्ट्रिप आपकी रेड कलर की है। आपकी ब्लू स्ट्रिप जब किसी एसिड में डालोगे रेड में कन्वर्ट हो जाएगी, इसका मतलब एसिड है। और आपकी रेड स्ट्रिप, अगर आपकी ये स्ट्रिप जो है वो ब्लू में कन्वर्ट हो रही है, इसका मतलब ये बेस है। लेकिन अगर एक थर्ड हमने ऐसी टेस्ट ट्यूब में वाटर ले लिया तो ना उसमें आपका रेड वाली काम करेगी, ना उसमें आपकी ब्लू स्ट्रिप काम करेगी। लाइकेन्स की स्पेलिंग हो सकता है मिस्टेक हो, लेकिन कोई बात नहीं, हम भी आपके साथ पढ़ते पढ़ते सीख रहे हैं, तो कोई नहीं, आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, ये चीज तो हमारी बन गई एकदम। यस, तो जैसे हमारा नेचुरल एक इंडिकेटर, हमने लाइकेन्स की बात की थी, विच का जो स्पेसिफिकली वर्क होता है, चेंज इनटू रेड लिटमस टू ब्लू एंड ब्लू लिटमस टू चेंज। द अदर नेचुरल इंडिकेटर्स आर
बहुत सारे हैं, बहुत सारे। जैसे कि एक मुझे अभी भी याद आया, हिबिस्कस को भी वी कैन यूज एज अ नेचुरल इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर भी बहुत सारे हैं, लेकिन अभी आपको जो पढ़ना है, जिसकी स्टडी करनी है, उस पर ध्यान देना है, ठीक है। तो अभी आपके जो नेचुरल इंडिकेटर, उसमें टर्मरिक आता है, जिरेनियम आता है, पिट्यूनिया आता है, कैबेज लीव्स आती हैं, हिबिस्कस आता है, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो वाकई में नेचुरल इंडिकेटर की तरह वर्क करते हैं, यानी एसिड बेस्ड इंडिकेटर की तरह दे आर यूजिंग। अच्छा, एक चीज और आपको बताती हूँ, बहुत ध्यान सुनिएगा। यहाँ पर मैंने एक वर्ड लिखा है ऑल्फैक्टरी, ठीक है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स भी होते हैं। ये क्या करते हैं, जैसे टर्मरिक का काम होता है कि टर्मरिक का जो येलो कलर होता है वो एसिड में होता है, और ऑरेंज और रेड कलर जो होता है, ऑरेंज रेड मिक्स कलर जो होता है, वो बेस में होता है, ठीक है। लेकिन वैसे ही ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ऑल्फैक्टरी यानी जो इंडिकेटर अगर हम उसे एसिड में ला रहे हैं, उसकी स्मेल चेंज हो जा रही है, बेस में ले जा रहे हैं, उसकी स्मेल चेंज हो जा रही है, तो उसका जो स्पेशल स्मेलिंग फॉर्मूला होता है ना, वो जो स्मेल से चेंज हो जा रहा है, यानी उसमें आप, इसमें तो आप क्या यूज कर रहे हो, आप एसिड बेस इंडिकेटर के लिए यूज कर रहे हैं, आपका टर्मरिक यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ स्मेल से फर्क पड़ जा रहा है, वो आपके ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं। इसको हम अभी और ध्यान समझते हैं, और समझिए। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे थे, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जो होते हैं, जैसे ही हम उन्हें एसिड और बेस के पास लेके आते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी स्मेल को फेड कर देते हैं या हटा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल के यहाँ मैं अनियन का एग्जाम्पल लेती हूँ। अनियन की जो अगर आप स्मेल सुनेंगे, यानी प्याज की अगर आप स्मेल सुनेंगे, तो बहुत तेज पंजन स्मेल लगती है, लेकिन जैसे ही आप उसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के पास लेके आते हो, उसकी जो स्मेल होती है, किसकी, अनियन की, वो चली जाती है। इसका मतलब है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है, उसने अपनी स्मेल को गायब कर दिया जैसे ही वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के पास आया। ऐसे ही दूसरा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर वनीला एसेंस है, जिसको स्पेशली हम केक बनाने में यूज करते हैं। जब उसको हम लेकर जाते हैं आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड के पास या किसी बेस के पास लेके जाते हैं, तो वो भी सेम करता है। जो उसकी अच्छी और प्यारी सी स्मेल होती है, जैसे इसके बेस के पास लेके जाओगे, उसकी जो स्मेल होती है वो क्या करती है, हट जाती है। तो ये होते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। यहाँ पे टर्मरिक भी एसिड बेस इंडिकेटर्स है, पर वो कैसे दिखाएगा, एज अ स्ट्रिप में, या हम टर्मरिक का तो हम एग्जाम्पल कैसे देखते हैं बेटा, कि अगर फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका कोई एक व्हाइट रंग का क्लोथ है, यानी कपड़ा है, उसमें आपकी कोई सब्जी गिर गई है, और वो सब्जी जो गिरी है, वो जैसे ही आप उस पर साबुन लगाएंगे, उसका कलर ऑरेंज और रेड हो जाएगा, क्योंकि आपका सोप क्या होता है, आपका सोप बेस होता है, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही आप उसे वाटर से स्पेल आउट करेंगे, उसको वॉश करेंगे, अगेन वो किस चेंज में आ जाती है, येलो कलर का स्टेन पड़ जाता है। तो उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का मतलब होता है दे चेंज देयर स्मेल व्हेन दे पास थ्रू विद द एसिड और बेसिस, ठीक है। तो यहां तक तो हमारी स्टडी हो गई। अब नेक्स्ट स्टडी के लिए फिर से आइए। अभी यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कि 3 टेस्ट ट्यूब मैंने आपको दे रखा है, बीकर मैंने आपको दे रखा है जो ग्लास के होते हैं, स्पेशली लेबोरेटरी में आप लैब में यूज करेंगे। इसमें 3 चीजें हैं, एक में वाटर है, एक में एसिड है, और एक में बेस है, ठीक है। अब मैंने आपको दिया है, अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि जैसे ही आप लिटमस पेपर को लेकर आएंगे, तो तीनों में क्या इफेक्ट दिखाएगा। वाटर में कोई भी लिटमस पेपर कोई भी इफेक्ट नहीं शो करेगा। HCl वाले में अगर आप ब्लू लिटमस पेपर लेके आए हो, तो ब्लू वाला चेंज किस में हो जाएगा, रेड में हो जाएगा। और तीसरा आपका जो थर्ड है वो NaOH है, यू कॉन्टैक्ट विद द रेड लिटमस पेपर चेंज इनटू ब्लू, दैट मीन्स सब बेस, ठीक है। ये एक नॉर्मल है, हो सकता है एग्जाम में आपसे ये पूछें कि वी आर गिविंग अ 3 टेस्ट ट्यूब, हम आपको 3 टेस्ट ट्यूब दे रहे हैं, एंड दीज 3 टेस्ट ट्यूब फिल्ड विद सम एसिड, some neutral and some bases, then you have to find with the help of litmus paper किसमें क्या है। तो मेरे बच्चों को आराम से मालूम पड़ जाएगा कि एग्जाम के लेबोरेटरी में अगर आप करोगे तो आप बता सकते हो, और कोई एग्जामिनर पूछे आप तब भी बता सकते हो, कोई बाहर वाला पूछे आप तब भी बता सकते हो, क्योंकि मेरे बच्चों को मैं एक एक चीज पढ़ाऊंगी बिल्कुल क्वालिटेटिवली। और जहां पर भी आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, उस क्वेश्चंस को आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। तो अब हमारी चीजें आती है, आगे बढ़ते जाएंगे, तो आगे बढ़ते और भी चीजें इंटरेस्टिंग होती चली जाएंगी। तो बच्चों उस बात का बहुत ध्यान रखिए, आपकी नेहा मैम हमेशा आपके पास है। यस, तो नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद द मेटल्स, कि एसिड और बेस मेटल
When an acid react with the metal, जब कोई एसिड मेटल से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, समझते हैं। जैसे यहाँ पर हमने, तो यहाँ पर एसिड हमने लिया HCl, यहाँ पर हमने लिया आपका मेटल जिंक, और यहाँ पर बना ZnCl2 जिंक क्लोराइड प्लस के हाइड्रोजन हमारी क्या हुई, बाहर निकल गई। ठीक है, अब हमारा बिल्कुल सेम याद रखिएगा, एसिड और बेस दोनों ही जब मेटल से रिएक्ट करते हैं तो ऑलवेज सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट और हाइड्रोजन आपकी रिलीज हो जाती है। सब दोनों में ऐसा होता है। पहला आपका रिएक्शन का ये लर्न कर लेंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों कि ये मैं आपको एक स्केलेटन बता रही हूँ कि हमेशा आपको याद रहेगा कि जब भी आप एसिड से मेटल को रिएक्ट कराओगे आगे आने वाले क्लासेस में भी, 11th में भी, 12th में भी, तो एक सॉल्ट बनता है, एक आपकी हाइड्रोजन रिलीज हो जाती है। सेम इन द केस ऑफ दिस वन ऑल्सो, आपका बेस में भी ऐसे ही होता है कि जब बेस से आप रिएक्ट करते हो तो बेस प्लस मेटल, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, ये बनाकर क्या होता है, हाइड्रोजन रिलीज हो रही है, सॉल्ट बन जा रहा है। तो यहाँ पर आपका जिंक क्लोराइड बना जब आपने एसिड से रिएक्शन किया। सेकेंड में देखिए, बेस आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, मेटल आपने जिंक लिया, जब आपने इसको रिएक्ट करा तो ये बना आपका सोडियम जिंकेट, ये बना आपका सोडियम जिंकेट, और इसमें भी आपका जो हाइड्रोजन थी वो रिलीज हो गई। तो इट्स अ वेरी वेरी इजी। एक चीज का ध्यान रखिएगा क्योंकि आप लोगों ने 9th में भी पढ़ा होगा, अब आप आगे 10th में भी पढ़ोगे, आगे जाके भी पढ़ोगे, हमारे जो साइंस केमिस्ट्री बनी हुई है उसमें हाइड्रोजन एक्टिव सीरीज आती है। हाइड्रोजन एक्टिव सीरीज के अकॉर्डिंग जो भी आपके एसिड्स होते हैं वो जो भी हाइड्रोजन से ऊपर होंगे वो हाइड्रोजन को रिलीज कर देंगे, हाइड्रोजन इवॉल्व हो जाएगी। पर जो हाइड्रोजन से नीचे होते हैं एक सीरीज, नंबर ऑफ सीरीज आती है, उसमें आपके नीचे वाले यानी लेस रिएक्टिव जो मेटल्स होते हैं वो आपके हाइड्रोजन को रिलीज नहीं कर पाते। तो ये याद रखिएगा कि सारे के सारे एसिड में, दैट मींस दिस रिएक्शन इज happen with some of the metals, not every metal, सबके साथ में ये आपके जो है वो वर्क नहीं करती क्योंकि some of the metals are less reactive as compared to hydrogen। यानी ऐसे समझिए, एक मोटा आदमी एक पतलू से आदमी को, भली पतले से आदमी कितनी ताकत है, लेकिन छोटा सा मोटा सा आदमी को एक पतलू सा आदमी जो है वो नहीं मार पाएगा। तो वो जो पतलू वाले आदमी को एक धक्का देगा, खूब मोटा और ताकतवर आदमी, तो वो क्या करेगा, जो छोटा पतला लेस रिएक्टिव है वो हट जाएगा, है ना। लेकिन अगर हम ये कहें कि एक छोटा वाला बिल्कुल ग्लूकोन डी डाल के और शक्तिमान बन के बड़े लंबे खलिए से आदमी को कर ले तो पॉसिबल नहीं है। वो यहाँ पर आपको समझ में बाद में आएगा। तो सम एसिड जो होते हैं यानी सम मेटल्स आर रिलीज हाइड्रोजन, नॉट एवरी मेटल्स, यानी नॉट एवरी एसिड विल नॉट टेक पार्टिसिपेट। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। यस, तो नेक्स्ट हमारा आता है हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स। अगर हम बात करेंगे मेटल कार्बोनेट्स क्या होते हैं, Na2CO3 या सॉरी Na2CO3, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को सबको, बहुत ध्यान से देखेंगे कि मेटल कार्बोनेट Na2CO3 एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ठीक है, ये दो अगर ये रिएक्ट करते एसिड से तो व्हाट वुड हैपन, तो क्या होगा। याद रखिएगा कि मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जो ये वाला है, जब वो रिएक्ट करेंगे तो पहले एक सॉल्ट बनेगा, CO2 बनेगी और वाटर बनेगी। इसको हमें बहुत ध्यान से समझना है। फॉर एग्जाम्पल, मेटल कार्बोनेट है, Na2CO3 है, सोडियम कार्बोनेट, जब उसे HCl से रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ पर 2NaCl, CO2 और H2O बनेगा। ये देखिए, ये दोनों चीजें बन रही हैं और दोनों में ही दोनों चीजें बन रही है। और जब सोडियम बाइकार्बोनेट से कराते हैं HCl को, द सेम केस आपका NaCl यानी सॉल्ट, आपका CO2 और आपका H2O बनेगा। मैं ये जो भी आपको रिएक्शन दे रही हूँ ये एक स्केलेटन है, इस स्केलेटन में आप कोई भी रिएक्शन आपको दी जाएगी देन यू हैव टू पुट इन दिस। आपको ये मालूम है कि जब इस रिएक्शन को कंप्लीट होगी तो आपकी 3 चीजें बनेंगी, सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो चीजें मैंने यहाँ लिख दी है, उसको आपको ध्यान से देखना है और इसको आपको नोट करना है। इसके बाद हमारी रिएक्शन आती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। व्हाट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? आपसे एग्जाम में ये भी पूछते हैं व्हाट वुड हैपन व्हेन एसिड रिएक्ट विद द बेस, और गिव सम एग्जांपल और ब्रीफ नोट ऑन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। तो डू इट। तो पहले इसको करिए, फिर नेक्स्ट हम रेडी हो जाएंगे आगे का देखने के लिए। तो बहुत मजा आना चाहिए।
क्योंकि बहुत चीजें इजी है और जो एग्जाम में 10th के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको साइड बाय साइड बताती जाऊंगी। तो बच्चा लोग पढ़ाई जो करना है, कोई भी टेंशन है, कोई भी परेशानी है, कुछ भी पूछना है, नेहा मैम ऑलवेज आपके लिए प्रेजेंट है। यू आस्क फ्रॉम मी, कैसा भी क्वेश्चन हो आई विल डू दैट, क्योंकि आप ही लोग कल का फ्यूचर हो। तो बच्चा फटाफट इसे नोट करिए। तो यहाँ पर हमारे दो तरीके से क्वेश्चन हमारा आ सकता है एग्जाम्स में, ऑप्शंस में कैसे भी। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, या व्हाट हैपेंस व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद द बेस, क्या होता है जब एक एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ। तो व्हेन एन एसिड, सपोज एसिड रिएक्ट विद द बेस, वो क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा प्लस वाटर बनाएगा। इस रिएक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने एसिड की जगह ले लिया HCl, बेस की जगह हमने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, और दोनों मिलके ये देखिए ध्यान से, ये बना हमारा सॉल्ट यानी NaCl प्लस के वाटर हमारा हो गया अलग। तो इन चीजों को हमें बहुत ध्यान से करना है, बहुत ध्यान सीखना है, और यही चीजें हैं जो आगे जाके हमें पुश आउट करती है आगे बढ़ने के लिए। तो दिस इज कॉल्ड द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद एन बेस। तो ये हमारा हुआ। अब इसके बाद टॉपिक और अच्छे आने वाले, तो प्लीज बहुत ध्यान से हर एक पॉइंट नेहा मैम के ध्यान से सुनते रहिए, क्योंकि हम जो भी बताएंगे वो आपके लिए होगा सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेसिस हैव इन कॉमन। सब चीजें तो अलग अलग हैं, टेस्ट अलग है, नेचर अलग है, सबकी क्वालिटीज अलग है, पर उनमें उनकी सिमिलरिटीज क्या है, क्या चीज कॉमन है दोनों में। ठीक है, तो हमने एक एक्सपेरिमेंट किया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक एक्सपेरिमेंट है, जिस एक्सपेरिमेंट में कुछ इस तरीके का आपका बना है। सामने देखिए, ये आपको एक्सपेरिमेंट दिख रहा है। इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि सबसे पहले ये जो आपको पूरा एक एपरेटस दिख रहा है, इस एपरेटस में, इसके अंदर में HCl डाली, एसिड डाला, CH3OH COH ये डाल सकते हैं, HNO3 ये डाल सकते हैं, या H2SO4 ये डाल सकते हैं, ये डाला। ठीक है, तो जैसे ही इस एपरेटस के अंदर HCl, CH3, COH, HNO3 या H2SO4 को डाला, क्या देखा कि जो इस एपरेटस के ऊपर एक बल्ब है वो जलने लग गया। ठीक है, क्यों जला, क्योंकि इस एपरेटस के अंदर ये चीज डालते ही पहले से पूरा का पूरा एक बैटरी लगा के एक सिस्टम बनाया हुआ है, जिसमें हमें पता है कि आयंस जो होते हैं वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। ये याद रखिएगा, आयन कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। तो जैसे ही HCl जो था वो इस वाले जो आपका एपरेटस इस पे डाला गया, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, H प्लस Cl माइनस। तो ये आयन कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, तो ऊपर जो इसके बल्ब लगा हुआ है वो ग्लो करने लग गया। बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही हमने बेस लिए, बेस हमारे हो गए NaOH, NH4OH, और भी आपके बहुत सारे बेस होंगे। फिर हमने बेस लिए, हमने बेस को देखा कि बेस को भी जब इसमें डिसॉल्व किया गया, डाला गया, तो वो भी दो पार्ट्स में ब्रेक हो गया, एक प्लस और एक माइनस में, यानी इसमें भी आयंस बने। तो उसने भी सेम काम किया, कंडक्ट किया इलेक्ट्रिसिटी को, जिसके थ्रू ऊपर का जो बल्ब है वो जल गया। तो यानी ये जितने एसिड थे और नीचे वाले जो बेस थे, दोनों ने कॉमन काम किया। अब इनकी जगह हमारे दिमाग में कुछ खुरापात आई, यानी हमने सोचा कि कुछ ना कुछ तो नया एक एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, थोड़ा खुरापाती करनी चाहिए। तो हमने क्या किया कि इस एक्सपेरिमेंट में लास्ट में हमने ग्लूकोज डाला और हमने अल्कोहल डाला, CH3OH, या हम C2H5OH ले सकते हैं। ठीक है, जैसे डाला तो हमने क्या देखा कि इसको डालते ही ना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हुई। अब हमें कैसे मालूम पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी कोई आप भी थोड़ा ना चल के यहां से वहां जा रहा है, कैसे मालूम पड़ेगा कि जो बल्ब है वो ग्लो नहीं हुआ। इसका मतलब है कि जब हमने इसको डिसॉल्व किया उस एपरेटस के अंदर ग्लूकोज में डालने पर, ये अपने आयंस में नहीं टूटे, और आयंस जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो काम हमारे एसिड और बेसिस ने किया और हमारे न्यूट्रल सब्सटेंसेस ने नहीं किया। तो इस चीज में हम कह सकते हैं कि ऑल एसिड एंड बेसिस हैव इन द कॉमन इन द फीचर। तो बहुत ध्यान से याद रखिएगा कि एसिड और बेसिस दोनों ही अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं, और उनके बिकॉज ऑफ दिस आयन जो डिसोसिएशन होता है, उस आयन के बेसिस पे क्या होता है, कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है और बल्ब ग्लो हो जाता है। राइट, तो अब बहुत अच्छी तरीके से आप लोग समझ रहे हैं, जितने बच्चे बैठे हैं सबको समझ में आ रहा है।
नोट करते जाइए। एग्जाम में ये क्वेश्चन ट्रिकी तरीके से भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, एग्जाम्पल फॉर HCl an example for your NaOH, it will work same or have in common something। तो आप क्या लिखेंगे, आप ये वाला एक्सपेरिमेंट शो करेंगे। और अगर आपको पूछा जाएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन योर एसिड एंड द ग्लूकोज, फिर भी आप ये वाला एक्सपेरिमेंट करेंगे, जिस एक्सपेरिमेंट के थ्रू दे डिड नॉट डिसोशिएट, ग्लूकोज डिसोशिएट नहीं होगा, आयंस रिलीज नहीं होंगे, बल्ब ग्लो नहीं करेगा और ये अपने एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा। यस, तो ये नेक्स्ट है आपका हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड एंड बेसिक सॉल्यूशन। हमने एसिड और बेसिक सॉल्यूशन को दिखाने के लिए कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है, हमने कहा था कि जितना हम कोई एसिड में वाटर को मिलाते रहेंगे तो क्या होगा, एसिड में वाटर मिलाते हुए उसका डाइल्यूशन बढ़ता चला जाएगा, यानी कॉन्सेंट्रेशन कम होती चली जाएगी। हमने इस एसिड और बेस के लिए एक यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज किया, वो था हमारा क्या, पीएच स्केल। ठीक है, पीएच स्केल में अलग स्ट्रिप्स होती हैं अलग अलग एसिड और बेस इंडिकेटर्स को बताने के लिए, और पीएच का नेम पी फॉर स्टैंड्स फॉर पोटेंस होता है, इसका मी पोटेंस होता है, इसका जर्मन में मतलब होता है पावर, कितना कोई पावर है। अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो यहाँ हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो बहुत बड़ी होती है, और जैसे से हम ऊपर की तरफ जाते हैं हमारी बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है वो बढ़ती चली जाती है। 7 एक मिड पॉइंट है जहां पर बात आती है न्यूट्रल सॉल्यूशन की, न्यूट्रल चीज की। ठीक है, ये हमारी बातें यहाँ पर आ गई। अब ये हम क्यों बता रहे हैं आपको, क्योंकि आपको पीएच इंडिकेटर के बारे में आ सकता है, पूछ सकते हैं कि अगर कोई एसिडिक सॉल्यूशन है तो उसकी रेंज कहां से आएगी, 1 to 6 तक होगी, और जितना ज्यादा मोर कॉन्सेंट्रेट एसिड है वो 1 से लेके 5, यानी 1 सबसे ज्यादा, 2 से थोड़ा कम, 3 उससे कम, 4 उससे कम। लेकिन यहाँ पर जब हम बात करेंगे 7 जो कि न्यूट्रल है, इससे ऊपर 8 से ज्यादा 9 में बेसिसिटी होगी, 10 में उससे ज्यादा, 11 में उससे ज्यादा, 12 में उससे ज्यादा, 13 में उससे ज्यादा, तो ऐसे इसकी बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती चली जाती है। अब हम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ने वाले हैं, देखिए। अब बात आती है आपके हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशंस। कैसे हम बताते हैं कि ये एसिड का सॉल्यूशन या बेस का सॉल्यूशन जो है वो स्ट्रॉन्ग है। The strength of acids and bases depends on the number of H plus और OH minus। कहने का मतलब है कि हमने कोई भी एक एसिड लिया, उसको हमने इसका सॉल्यूशन बनाया यानी वाटर में डिसॉल्व किया, जितने सारे H प्लस आयंस आपके उसमें बहुत जल्दी डिसोशिएट हो रहे हैं, या हम उसे बोलेंगे वो आपके H प्लस आयन अलग हो रहे हैं इन वाटर में सॉल्यूशन में जाके, तो उसे हम कहते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। वैसे ही अगर आप देखेंगे कि एक जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसकी एक बहुत बड़ी जो होती है पावर होती है कि वो बहुत ज्यादा H प्लस आयन को बहुत जल्दी रीडली जो होता है वो डिसोशिएट कर देता है। वैसे ही सेम इन केस ऑफ बेस में, जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं उसमें भी OH माइनस रीडली डिफ्यूज हो जाते हैं, या रीडली यानी बहुत जल्दी ही डिसोशिएट हो जाते हैं वाटर में जाने पर। तो ये बात हमारी आ गई कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ H प्लस और OH माइनस, यानी एसिड जो सबसे ज्यादा H प्लस आयंस को देगा वो मोर स्ट्रॉन्गर होगा और जल्दी जो देगा। वैसे ही बेस विच गिव द OH माइनस आयन आर मोर स्ट्रॉन्गर, ठीक है, एज कंपेयर टू अदर वन। वैसे ही वीक एसिड की बात करें, जब उनको हम सॉल्यूट करते हैं, हम उसको सॉल्यूशन बनाते हैं, तो वो उतनी जल्दी H प्लस आयन को नहीं दे पाते, उतनी जल्दी H प्लस आयन को डिसोशिएट नहीं कर पाते हैं, तो वो आपके वीक एसिड हो गए। तो यहाँ पर हमारी कहानी यहाँ पर खत्म होती है, और हमारी अब की कहानी जो अभी तक हमने रिकैप पढ़ा था वो हमने एसिड बेस का बहुत ज्यादा हमने जो आज हमने स्टडी यहाँ तक करी उसमें हमें मालूम पड़ा एसिड का टेस्ट कैसा होता है, बेस का कैसा होता है, दोनों में कॉमन चीज क्या आती है, जो हमें दोनों के कॉमन चीज में हमने बताया, जिसमें हमने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था, जिसमें बल्ब ग्लो करा था। उसके बाद हमारा आता है कि मेटल से रिएक्शन करके एसिड क्या बनाता है, बेस मेटल से करके क्या बनाता है। उसके बाद अब देखिए कि हम अपनी एवरीडे लाइफ में इसका यूज कैसे करते हैं। तो देखिए अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आया, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे टू डे लाइफ, यानी डे टू डे लाइफ में अगर हम एवरीडे डे टू डे लाइफ की बात करते हैं तो क्या इंपॉर्टेंस हमारे पीएच का होता है। तो बहुत ध्यान सुनिएगा कि अगर हमारे पीएच का रेंज यानी हमारी रेंज जो आ रही है वो 5.6 पीएच रेंज से नीचे आ रही है, यानी द रेंज ऑफ पीएच इन रेंज लेसर देन 5.6
5.6 से नीचे आ रही है तो दैट मीन्स ये एक एसिड ड्रेन है। और ये एसिड ड्रेन क्या करती है कि जैसे ही आपका रेन का वाटर आपके रिवर्स में जाता है, पॉन्ड्स में जाता है, तो वहां की एक्वेटिक लाइफ के लिए इतना ज्यादा एसिडिक वाटर जो होता है वो डेंजरस होता है उसके सर्वाइवल ऑफ लाइफ के लिए। ये तो हमारा फर्स्ट हो गया। हमारा सेकेंड पॉइंट होता है, ठीक है, हमारा सेकेंड पॉइंट होता है कि व्हेन यू गो टू एनी मैरिज पार्टी, ठीक है, वहां जाके हमने आओ देखा ना ताओ जो जो मिल रहा है फटाफट हम उसे खाते चले गए खाने को, और घर में आए एंड वी आर फीलिंग सम, ओ माय गॉड मेरे पेट में हो रहा है बहुत दर्द, मुझे एसिडिटी प्रॉब्लम हो रही है। वहां पर क्या होता है कि हमारी, आप कहोगे मैम ऐसा कैसे हो सकता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में तो हमारे खुद की बॉडी में HCl होता है, मैं जानती हूँ। आपकी बॉडी के अंदर जो HCl है उसकी रेंज 1 से लेके 2.8 तक होती है, वो बात बिल्कुल सही है, और वो आगे ड्यूडेनम में आते समय एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में करते करते वो नीचे तक कम हो जाती है। लेकिन जब आपकी बॉडी में ऑलरेडी एसिड है और जब आप ओवर ईटिंग करते हैं, बहुत ज्यादा ऑयली चीज खाते हैं, तो एसिडिटी होने का रीजन यही है कि एसिड एक एक्सेस से ज्यादा बढ़ जाता है, जिसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आप क्या करते हो, आपको पेट में प्रॉब्लम हो सकती है, आपको मन ठीक नहीं लगेगा, आप उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस लेते हो। स्पेशली फॉर लोग क्या करते हैं जो आजकल चल रहा है, इनो सॉल्ट ले लेते हैं या सोडा पानी पी लेते हैं, वो चीज करते हैं। तो ये हमारे कुछ एवरीडे लाइफ में हम जो चीज देखते हैं। अब ऐसे ही एक और चीज आती है जो आता है हमारे स्पेशली टूथ में। अगर हम बात करते हैं, कई बार हम रात में जब डिनर कर लेते हैं और डिनर करने के बाद हम कभी सपोज वी आर नॉट गेटिंग द ब्रश, हम जा रहे हैं गोइंग टू बेड एंड वी आर नॉट गोइंग फॉर ब्रश, हम रात में ब्रश नहीं करते हैं। दैट द मेन रीजन होता क्या है कि हमारे जो जितने भी खाने वाली, जितनी भी हमने खाया चीज होती है, ऑयल खाया, फैट खाया, जो भी खाया, ये हमारे सब दांतों में एक एसिड को जन्म देते हैं। वो एसिड क्या करता है, कहीं ना कहीं बीच आपके जो दांतों में जो भी आपका फ्लैशी पार्ट होता है वहां पे जाके वो चीजें अपने आप ऑक्सीडेशन करने लग जाती हैं, आपका जो पूरा का पूरा उसका एसिडिक लेवल इतना बढ़ा देती हैं कि बैक्टीरिया अटैक करने लग जाते हैं, क्योंकि यू नो दैट कि बैक्टीरिया के लिए एसिडिक कंडीशन इज द बेस्ट होती है, और यहीं से आपके टूथ डिके, टूथ खराब होना शुरू हो जाता है। तो ये तो हमने कुछ चीजें ऐसी देखी जो एवरीडे लाइफ में है, और आप इनको और अच्छी तरीके से अपनी बुक में पढ़ेंगे। चलिए अब हमारे कुछ उससे लेवल ऊपर चला कि अब हम कुछ चीजें ऐसी पढ़ेंगे जो डे टू डे लाइफ तो जरूरी है ही है, और साथ में उनका हमारे और भी सारी चीजों से बहुत ज्यादा इफेक्ट है, ठीक है। तो ये 3-4 एग्जाम्पल हमने देखे इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ में। तो हमें क्या करना चाहिए, स्पेशली वी आर यूजिंग द बेस फॉर न्यूट्रलाइज द वाटर। अभी एक बात और ध्यान रखिएगा कि एक बार क्या हुआ था कि लेबोरेटरी में मैं वर्क कर रही थी और MSc की बात है, तो मैं एक कोई एक्सपेरिमेंट था नेप्थॉल का, बीटा नेप्थॉल का कोई एसिड के साथ, तो मेरे हाथ में जो था एसिड गिर गया और आई एम यूजिंग द वाटर। कभी भी एसिड को या सॉरी वाटर को एसिड के ऊपर जहां मेरे हाथ में गिरा उसको यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि याद रखिएगा जैसे ही वाटर एसिड के ऊपर पड़ता है एनर्जी रिलीज होती है, उस कंडीशन में आपके हाथ में ब्लिस्टर्स पड़ सकते हैं, फफोले पड़ सकते हैं, आपकी स्किन जल सकती है। तो सबसे अच्छा है जब आपको फील हो कि एसिड गिरा है, यू आर फीलिंग सम इरिटेशन, यू यूज योर बेस, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं और सारी चीजों को अच्छी तरीके से हम रिवाइज करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, मेरे एक एक टॉपिक को पढ़िए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एवरीडे लाइफ से लेकर। ओके, नेक्स्ट आपका आता है ब्लीचिंग पाउडर। अब क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर? एज अ नेम इंडिकेटेड ब्लीचिंग, ब्लीचिंग मीन्स ब्लीच कर देना, कलर उड़ा देना, ठीक है। होता कैसे है कि when chlorine is passed into the calcium hydroxide, या जिसे हम स्लेग लाइम बोलते हैं, जब आपको क्लोरीन इसमें पास करते हो तो आपका ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है, जिसको हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं। दिस इज द ब्लीचिंग पाउडर। बहुत इजी प्रोसेस है। सबसे ज्यादा यूज हम लोग करते हैं, नंबर 1 इसका टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है फॉर ब्लीच एनी एक्शन। अगर माना हमने कोई कपड़े का कलर निकालना है या कुछ भी करना है तो हम इसका यूज करते हैं। सेकेंड यूज करते हैं फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, यानी ड्रिंकिंग वाटर में जब आप इसमें डालोगे तो उसमें जो भी इंप्योरिटीज, जो हार्मफुल इंप्योरिटीज होंगी वो क्या हो जाती है, ब्लीच आउट हो जाती है, यानी निकल जाती हैं। उसके बाद हमारा सेकंड आता है, अब आती है बात बेकिंग सोडा की। और जैसा कि सब जानते हैं कि बेकिंग सोडा का नाम हमने सबसे ज्यादा कहाँ सुना होगा, बेकिंग सोडा, यानी बेकिंग माने खाने में जो चीज यूज हो रही है
वो सोडा। अब जैसे माना पहले, अभी तो हम लोगों को बेकिंग सोडा के बारे में यहाँ सारे के सारे हम लोग जो है वो फॉर्मूलाज वगैरह लिखकर दिखाई गए, लेकिन मम्मी लोगों को इतना पता नहीं था। वो क्या करती थी, जब हमारा जल्दी जल्दी हम लोगों को चने, काले चने पकाने होते थे, मम्मी फटाफट सोडा डाल देती ताकि जल्दी फास्टर कुकिंग हो जाए। तो आज हम उसी बेकिंग सोडा को पढ़ेंगे खाने में कैसे यूज होता है। सबसे पहली बात है बेकिंग सोडा बनता कैसे है। बेकिंग सोडा के लिए क्या करना होता है कि जो सोडियम क्लोराइड है, जिसे हम ब्राइन सोल्यूशन भी कहते हैं, इसमें H2O वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और NH3, इन सबको इसके साथ मिक्स करके ये आपका NH4Cl बना और बना आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। ये सोडियम बाइकार्बोनेट को ही हम कहते हैं बेकिंग सोडा। अब इसका यूज जो होता है बेकिंग सोडा का, वो किसमें होता है, फास्टर कुकिंग में होता है। यानी अगर हमें चने जल्दी पकाने हैं किसी के लिए, या हमें कोई दाल ऐसी जो बहुत वो जिसे बोलते सॉलिड दाल, खड़ी दाल जो होती है वो जल्दी पकती नहीं, उनको भिगाना पड़ता है, वो नहीं करना है, आपने फटाफट सोडा डाला, जल्दी जल्दी हमारी कुकिंग हो गई। और हम बेकिंग सोडा का यूज कहाँ कर सकते हैं, बेकिंग पाउडर के साथ यूज कर सकते हैं। कहाँ पर, वो हम करते हैं आपके केक बनाने के लिए करते हैं। तो ये हो गया। हम जब ये आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, या हमसे बोलते हैं बेकिंग सोडा को जब आप हीट करते हो तो ये सोडियम कार्बोनेट में चेंज हो जाता है और H2 और CO2 अलग निकल जाती आ सकता है। व्हाट हैपेंस व्हेन, ये साइन का मतलब है हीट करना। व्हाट हैपेंस व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट हीटेड, इट विल चेंज इनटू सोडियम कार्बोनेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यही सोडियम बाइकार्बोनेट जो होती है वो एज यूज करते हैं, किसकी तरह यूज होती है, वो यूज होती है एक जिसे हम बोलते हैं आपके न्यूट्रलाइज करता है आपके पेट में जब बहुत ज्यादा एसिड हो जाता है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए भी हम बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। तो ये हमारा छोटा सा बेकिंग सोडा है, जिसके लिए हम ये फर्स्ट हमने इसका प्रिपरेशन देखा, सेकंड हमने इसको जब हीट होती है तो क्या होता है, और इसके दो यूज देखे, फास्टर कुकिंग में और न्यूट्रलाइज करता है एसिड में। और इस चीज को हम इतना लर्न करके जाएंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। अब ये सोडियम कार्बोनेट मैम आपने बना दिया, इसका यूज कहाँ होगा, तो ये हमारा आगे जाके वॉशिंग सोडा में हम बनाएंगे इसको। तो एक से चीज दूसरी, दूसरी से ऐसी, यही हमारी है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री का फंडा है बहुत सारा बड़ा, जिसके अंदर नहीं कोई अड़ा। एक चीज को लर्न करा तो उसमें फसक के दूसरे से निकला। तो हमें करना है अब उसके बाद क्या, वॉशिंग सोडा। उसके बाद आपका आता है वॉशिंग सोडा, और वॉशिंग सोडा को हमने पहले देख लिया था कि कैसे हम बेकिंग सोडा से बनाते हैं। जब हम बेकिंग सोडा यानी जो हमने NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट था उसको हीट किया तो हमारा क्या बना, हमारा बना Na2CO3। और जब हमारा ये Na2CO3 बना तो ये Na2CO3 में हमने वाटर ऐड किया और ये बन गया हमारा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ये 10H2 को हम बोलते हैं डेका, 10 मीन्स नॉन एन और डेकेन होता है, तो डेकाहाइड्रेटेड। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का है, यानी हर इसके एक मॉलिक्यूल के साथ हमारी ये एक एक मॉलिक्यूल जो है वाटर का एडअप है, ये एक मॉइस्चर के फॉर्म में है। हम वॉशिंग सोडा का यूज कहाँ पे करते हैं, वॉशिंग सोडा का स्पेशली यूज कहाँ कहाँ पे होता है, वॉशिंग सोडा यूज होता है आपके जो ग्लास इंडस्ट्री होती है वहां यूज करते हैं, आपके वॉशिंग सोडा का यूज होता है जहां क्लोथ की रिफाइनिंग होती है वहां यूज होता है, बड़ी बड़ी कंपनियों में सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट के बहुत सारे यूज होते हैं। तो वो सबको आप लोगों का ये होमवर्क है कि आप लोग ढूंढ के लाएंगे। उसके बाद हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, देखिएगा बेटा कभी आपसे पूछते ये 10 क्या होता है, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का है। यानी जो ये हमारे इसके जो जब इसको बनाया ना तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है कि आपका जो ये जिसके इतने मॉलिक्यूल्स हैं वो इसके साथ एज अ फॉर्म ऑफ वाटर में, यानी इसको हाइड्रेट रखता है। जो हाइड्रेशन क्या करता है, जब भी इसको वाटर में या कहीं और डाला जाएगा ये एकदम से डिसॉल्व हो जाता है या सॉल्युबल हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद हमारी बात आती है किस चीज की, उसके बाद हम पढ़ेंगे किसकी, हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को पढ़ते हैं। वो भी एक छोटा टॉपिक है और वो भी हम कंप्लीट करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो आता है ये आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, पहले इसको हम समझेंगे। बहुत सारे टॉयज वॉयज बनते हैं, जो हमारी बोन फ्रैक्चर्ड हो जाती है तो जो हमारा प्लास्टर पड़ा होता है वो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, जो कच्चा प्लास्टर से बोला जाता है। या फिर बहुत सारे सॉफ्ट टॉयज, स्पेशली सॉफ्ट टॉयज तो नहीं बनते हैं, वो तो आपके टेडी बियर्स वगैरह जो होते हैं वो तो क्लोथ के होते हैं, बट टॉयज जो होते हैं स्पेशली वो प्लास्टर ऑफ पेरिस के बनते हैं। बनता कैसे है कि जब आप जिप्सम को, व्हेन यू हीटेड जिप्सम एट 370
373 केल्विन टेम्परेचर पर। जब आप जिप्सम को 373 केल्विन टेम्परेचर पे हीट अप करते हो तो इसका एक वाटर मॉलिक्यूल 2H2O लिखा है ना, तो उसका एक वाटर मॉलिक्यूल जो होता है वो क्या होता है आपका हट जाता है, यानी रिमूव, वन वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है। मैंने हाफ इसलिए लिखा है बेटा, इसको हाफ ऐसे समझिएगा कि CSO4 के मॉलिक्यूल के साथ हाफ H2 यानी एक यहां से लगा है, एक यहां से जुड़ा है, CSO4 बीच में है। तो ये हमारा बना प्लास्टर ऑफ पेरिस। और जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में हम लोग वाटर मिलाते हैं उसको टफ बनाने के लिए, तो वो अगेन जिप्सम में चेंज हो जाता है। तो ये हमारा हाफ मॉलिक्यूल, देखिए हाफ मॉलिक्यूल वन मॉलिक्यूल से मिलके दोबारा से CSO4 2H2O बन गया। तो ये यहाँ पर जो हाफ का मतलब है, ये हाफ का मतलब है कि इस CSO4 की जो यूनिट है उसने, ये यूनिट ने हाफ मॉलिक्यूल को एड अप करा है अपने उसमें, यानी ये हाफ मॉलिक्यूल जो है वो कैसे लगा हुआ है, वो अटैच्ड है। ठीक है, कैसे अटैच्ड है ये देखिए, इसका मतलब हो जाता है कि जो CSO4 है उसकी 2 यूनिट्स जो होती है वो 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को क्या करती है, खींच के रखती है अपने पास। तो हाफ इसके पास आ गया और हाफ CSO4 दूसरे वाले के पास चला गया। तो 2 यूनिट्स और 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, इसलिए ये हाफ मॉलिक्यूल हम इसको लिखते हैं। इसको हमने करा, इसको हमने समझा, ये किस चीज में यूज होता है हमने ये देखा, जिप्सम से बनता है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और बहुत जरूरी ये आता है। इसको करेंगे और इसको समझेंगे बहुत अच्छी तरीके से। ये पूरे चैप्टर के क्वेश्चन और आंसर भी मैं कराऊंगी, पहले इसको समझते हैं और आगे हम इसको दोबारा से रिकैप सारा अपने घर में करेंगे। तो आज के लिए आपका सेशन यही है बच्चों, बहुत ध्यान से पढ़ना, जो चीज समझ में नहीं आई उसको कमेंट बॉक्स में लिखना। आप लोग जब तक मुझसे पूछेंगे नहीं तो मैं बता कैसे पाऊंगी, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब मैं आपकी हेल्प करूंगी। अब हमारे 2 क्वेश्चन हमारे सामने हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ CaOCl2? वैसे तो CaOCl2 को अगर हम केमिकली देखें तो उसे हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, पर यहां पर हम लिखेंगे इसका एक्चुअल में जो नेम होता है ब्लीचिंग पाउडर। सेकेंड है नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। जो सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर को करने का यानी रिमूव करता है सारे हार्ड वाटर का, जो भी इसके अंदर का मटेरियल है वो होता है आपका सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। ये 10H2O का मीन है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो आज हमारी ये जो वीडियोस बनी है, किस किस को ये वीडियो अच्छी लगी, कैसे लगी, कोई क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम है वो आप मुझसे पूछिए। और प्लीज रिक्वेस्ट है कि अपनी नेहा मैम को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पर जिन बच्चों को अगर आपको जरूरत नहीं भी है तो जिन बच्चों को जरूरत है उनको ट्रांसफर कीजिए। जहां जो पॉइंट में आपको लग रहा है कि इसको अच्छे से और इलेबोरेट करना है, मैं और अच्छे से इलेबोरेट करूंगी और आप लोगों को और भी अच्छा लगेगा। तो फटाफट बच्चा लोग इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।